अब पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स जो है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके नेचर के बारे में और उसके स्कोप के बारे में हम लिखेंगे। साथ में हम इम्पोर्टेंस जानेंगे और मैक्रो के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो ये वर्ड है मैक्रो, सबसे पहले इसका जो यूज किया गया था वो रैगनर फ्रिच द्वारा 1933 में यूज किया गया, परंतु जो ग्रेटेस्ट क्रेडिट दिया जाता है वो दिया जाता है J.M. केन्स को, जिसने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एक डेवलप की थी उनकी थ्योरी बुक के अंदर, जनरल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट 1936 में ये लिखी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पर जाने जाते हैं J.M. केन्स। इन्होंने डील करते हैं स्टडी ऑफ आवर ओल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, मतलब इसमें पूरी इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है और रीजन एज ए होल, पूरे तौर पर पूरी इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है एक साथ ही। दिस इज नोन एज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसे को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसे अर्थ कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, नेचर का मतलब स्वभाव, इसका रूप। तो इसका किस तरीके से इसका स्वरूप हमें अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलता है इसके अध्ययन करने में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करती है किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और अप्लीकेबल मेथड, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं और अलग अलग जो एप्लीकेबल हो रहे हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी, सभी क्या है अप्लीकेबल, मतलब इनको अप्लाई किया जाता है। तो विद साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक तर्क, एक लॉजिक के हिसाब से। इट कंबाइन एस्पेक्ट ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट, इसमें साइंस और आर्ट दोनों के कंसेप्ट को इंक्लूड किया गया है। तो एज ए साइंस के तौर पर कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस में एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी वर्क, मतलब इकोनॉमी कैसे काम करती है, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डिमांड राइज होती है तो मतलब प्राइस राइज होगा, तो ये क्या दिखा रहा है, एक सीधा इफेक्ट दिखा रहा है, इसे पॉजिटिव कहते हैं। जैसे कि डिमांड राइज हुई, प्राइस भी राइज हुआ, तो इसका क्या पॉजिटिव, सीधा एक सकारात्मक विज्ञान तौर पर देख सकते हैं हम इसको। नॉर्मेटिव साइंस सजेस्ट हाउ इकोनॉमी शुड वर्क, इसमें सुझाव दिया जाता है कि इकोनॉमी कैसे काम करे। एग्जाम्पल के तौर पर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो द सेंट्रल बैंक शुड राइज इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी और इसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो जाएगी, लोग डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि डिमांड राइज होती है, प्राइस बढ़ती तभी इन्फ्लेशन होता है, तो इसी डिमांड को कंट्रोल करना होगा इन्फ्लेशन के लिए। तो इस तरीके की नॉर्मेटिव साइंस इसमें इंक्लूड की जाती है। इम्फेरिशियल साइंस का मतलब होता है अप्लाई करना, तो अप्लाई जहाँ पर अप्लाई होता है रियल लाइफ डाटा का यूज करके, तो वो इम्फेरिशियल साइंस के तौर पर देखने को मिलता है। इट थ्योरीज मॉडल्स कैन बी टेस्टेड विद द रियल लाइफ डाटा, इसमें रियल लाइफ डाटा के साथ टेस्ट किया जाता है, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब का रियल लाइफ डाटा के साथ टेस्ट करते हैं। तो इम्फेरिशियल साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। हैंस तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस भी है बिकॉज इट्स सिस्टमेटिक, लॉजिकल और बेस्ड ऑन एविडेंस की, मतलब एक अच्छी तरीके से तर्क सहित और एक आधारित एविडेंस के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका स्वरूप इन चीज़ों में देखने को मिलता है और एज ए आर्ट भी देखने को मिलता है। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल हैं उनको अप्लाइड किया जाता है रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो ये एक आर्ट के तौर पर काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे कि फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, तो इस तरीके से इसका भी यूज आर्ट के तौर पर भी देखने को मिलता है, मतलब रियल लाइफ में इसको यूज करना, अप्लाइड करना ही आर्ट है।
जैसे और भी तरीके हैं, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को। और एक सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना हो कैसे किया जाएगा, वो भी आर्ट के तौर पर देख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी है वो साइंस और एप्लीकेशन दोनों का यूज करता है आर्ट का। तो इस तरीके से एक साइंस और आर्ट दोनों का स्वरूप इसके अंदर शामिल है। एग्रीगेट स्टडी, जैसे कि हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करते हैं हम इकोनॉमी में, वो टोटल या एवरेज के तौर पर देखते हैं, मतलब पूरे स्तर को एक साथ ही इंक्लूड कर लेते हैं हम, जैसे कि टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एट्रेक्स्ट्रा। एग्रीगेट का मतलब समग्र, मतलब पूर्ण स्वरूप पूरा, तो उसी चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच, it studies the overall equilibrium of the economy rather than the individual market। इसमें जो अध्ययन किया जाता है पूरी इकोनॉमी का को एक इक्विलिब्रियम के स्तर पर देख के इसमें एनालाइज किया जाता है, जबकि इंडिविजुअल मार्केट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही फर्म या इंडस्ट्री को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन इसमें जो जनरल प्राइस निर्धारित किया जाता है वो पूरी डिमांड सप्लाई को देखते हुए, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को देखते हुए इसमें तय किया जाता है। तो कैसे जो डिमांड सप्लाई है, सेविंग इन्वेस्टमेंट है, इनपुट आउटपुट है, सबको बैलेंस करते हुए इस सिस्टम में एक जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम स्तर पर पहुँचाया जाता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें जो सेंट्रल फोकस होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो निर्धारित करना होता है एग्रीगेट इनकम को और एम्प्लॉयमेंट को, कि एक टोटल स्तर पर इनकम कितनी हो लोगों की और लोगों को कितना रोजगार मिले, इस पूरे स्तर को इंक्लूड करता है, स्टडी करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि देख सकते हैं लो डिमांड, अगर डिमांड कम है तो क्या होगी, लोग खरीद नहीं रहे तो प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग प्रोडक्शन कम होने से जो लोगों क्या है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहे हैं। अगर हाई डिमांड होती तो क्या होता है, हाई डिमांड हो रही है तो जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है। पॉलिसी ओरिएंटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द बेस फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका बेस तय करके मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, जिसमें टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बजट जैसी नीतियाँ इसमें शामिल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि इसमें क्रेडिट कंट्रोल, मतलब आप कितना मनी सर्कुलेट होगा या नहीं, कितना मनी को मार्केट में भेजना चाहिए, मनी सप्लाई, इस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका रूप इसमें भी देखने को मिलता है। डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ नॉट स्टैटिक, ये सिर्फ स्टैटिक क्या है, इसमें डायनेमिक इन नेचर, मतलब डायनेमिक का मतलब करंट या टाइम के अनुसार चेंज होना, और स्टैटिक का मतलब टाइम के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए, एक जगह पर टिक जाना। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक नहीं है ये। इसे क्या होता है, इसकी जो स्टडी करते हैं और टाइम इसमें चेंज होता रहता है। जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में जीडीपी का स्तर ऊपर नीचे होता है तो हम करंट टू करंट चलते हैं। तो कंसर्न विद नेशनल एंड ग्लोबल इशू, तो इसमें जो डील किया जाता है वो नेशनल के स्तर पर भी चिंतित होते हैं, इसमें ग्लोबल इशू के साथ भी। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें हम अध्ययन करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबल रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, सभी इसका स्वरूप है। तो अब इसके जो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ तक फैला हुआ है, इसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ तक इसका स्तर फैला हुआ है, उस चीज़ को देखेंगे। तो स्कोप की बात करें तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करना हो तो उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेथड्स कंसेप्ट है उसका यूज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हमें पूरे एग्रीगेट स्तर पर देखना हो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के यूज करते हैं। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का निर्माण करना हो तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को देखते हैं। कोई जनरल प्राइस लेवल, मतलब एक पूरे मार्केट में सारे जितने भी मार्केट उनका एक जनरल प्राइस तय करना हो तो भी हम किसके अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट का यूज करते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी देखनी हो कि प्राइस किस स्तर पर सभी का बैलेंस हो जाएगा, उसको तय करने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना हो तो उसका काम भी करती है। इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करना हो तो उसकी थ्योरी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है हमें। तो देख सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट करना और निर्धारित करना
नेशनल इनकम का इसके अंदर इस कंसेप्ट यूज करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इट एनालाइज फैक्टर, इसमें एनालाइज किए जाते हैं उन फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जॉब को, जॉब क्रिएशन को, और डिस्ट्रक्शन मतलब जॉब ना मिलना, और एक्सप्लोर पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, और उन पॉलिसीज़ का यूज करते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो उन चीज़ों का कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, स्कोप देखने को मिलता है। थ्योरी ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्ले क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड इवोल्यूटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्रूशियल रोल है मॉनेटरी पॉलिसी को इवोल्यूट करने का, कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक के द्वारा कंडक्ट की जाती है, एंड फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक्स आउटकम मतलब जो भी इकोनॉमिक्स में प्रभाव देखने को मिलेगा कि ग्रोथ किस तरीके की तरफ जाएगी, तो उसका परिणाम हमें इसमें देखने को मिलता है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी जैसे कंसेप्ट का यूज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। प्राइस स्टेबिलिटी, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई को कम करना, डिफ्लेशन अगर प्राइस का बहुत ही ज़्यादा डाउन चले जा रहा है उसको ठीक करना, ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को इफ़ेक्ट करते हैं उन सभी को बैलेंस करने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें स्टडी की जाती है उन फैक्टर की जो डिटरमाइन निर्धारित करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ इकोनॉमी की, तो उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इसमें एनालाइज किया जाता है ट्रेड बैलेंस को, एक्सचेंज रेट को, कैपिटल फ्लो, एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। मतलब क्या है कि जो इसमें जो ट्रेड बैलेंस करना हो या एक्सचेंज रेट मतलब जितना आपका जो प्राइस है और दूसरी देश की करेंसी है उन दोनों का एक एक्सचेंज रेट कितना होगा, दोनों की वैल्यू का वो अध्ययन करना हो, कैपिटल फ्लो देखना हो कि कितना कैपिटल एक देश से दूसरे देश पर जा रहा है या उस तरह को देखना हो, और इसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट, क्या इम्पोर्टेंस, क्या इम्प्लीकेशन, क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है उस चीज़ को एक्सप्लोर करना हो, या इकोनॉमिक्स जो इंटीग्रेशन है मतलब एक देश का दूसरे साथ के साथ फ्री ट्रेड के साथ जुड़ना हो, ये सभी अध्ययन इसके अंदर देखने को मिलता है हमें। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस की। तो देख सकते हैं हम क्या क्या कहाँ इसका यूज करने को मिलता है। स्कोप, सबसे पहले हमने नेचर देखा, नेचर में हमने स्वरूप को देखा है, क्या इसका स्वरूप कैसा है, इसमें क्या रूप है इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्कोप में हमने देखा कि इसका अध्ययन किन किन चीज़ों में हो रहा है। इम्पोर्टेंस मतलब इससे क्या होता है, इम्पोर्टेंस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या होता है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना हो, पॉलिसी बनानी हो, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी इनको बनाना हो, इकोनॉमिक्स को स्टेबलेट करना हो, प्राइस को स्टेबलेट करना हो, स्टेबिलिटी लाना हो, तो उसमें बैलेंस लाने के लिए भी इसका काम होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ को भी के लिए भी इसका यूज होता है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज होता है। एम्प्लॉयमेंट को क्रिएशन करने के लिए भी इसका यूज होता है, और रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मतलब अच्छे तरीके से रिसोर्स का एक यूज करना हो तो उसके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, मेथड्स, टेक्निक्स का यूज किया जाता है। फोरकास्टिंग, अगर कुछ भविष्यवाणी करनी हो कि भविष्य में कितनी ग्रोथ होगी, कितना डेवलपमेंट होगा, जीडीपी का स्तर क्या होगा, इनकम का स्तर क्या होगा और कितना डाउन होगा, रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन सब चीज़ों की फोरकास्टिंग करनी हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, टेक्निक, मेथड्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो बेस है डिफरेंस के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मीनिंग और स्कोप के स्तर पर हम देखें तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है इंडिविजुअल स्टडी को लेकर, उसमें छोटी स्तर की इकोनॉमिक यूनिट का इसमें अध्ययन किया जाता है जैसे कि हाउस होल्ड, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है एग्रीगेट स्तर पर, एक एवरेज स्तर पर, जैसे कि नेशनल इनकम या एक बड़े लार्ज स्केल का अध्ययन करना हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन या कंसर्न की तौर पर देखने को मिले तो सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो कंसर्न किया जाता है, चिंतित होते हैं, उसमें हम प्राइस और आउटपुट के डिटर्मिनेशन को लेकर चिंतित होते हैं। इंडिविजुअल
फर्म या इंडस्ट्री के उसके स्तर को लेकर। लेकिन इसमें जो कंसर्न किया जाता है उसमें टोटल आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी में उसको लेकर इसमें कंसर्न होता है। डिफरेंट एजप्शन, जिसमें जो एजप्शन मानी गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसमें माना गया है कि जो मैक्रो की जो वेरिएबल हैं उसमें कांस्टेंट रहती हैं, टोटल आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, मतलब टोटल आउटपुट है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें जो माना गया है कि जो इंडिविजुअल की जो वेरिएबल हैं उनको कांस्टेंट माना गया है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो फिक्स्ड रहता है। सेंट्रल इशू, इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर है। इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन को लेकर है। माइक्रो और माइक्रो प्रोडक्ट्स ये क्या है, जो फैक्ट है, जो लॉजिकल है, करेक्ट है, माइक्रो लेवल पर वो ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो मैक्रो लेवल पर। और इसमें भी वही बात है, जो फैक्ट हैं, जो रैशनल है, करेक्ट है मैक्रो लेवल पर, वो लॉजिकल या करेक्ट ना हो माइक्रो लेवल पर। मतलब एक चीज़ ठीक हो सकती है दूसरे के ऊपर। कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि सेविंग करना क्या है, अच्छा होता है, बट ये इंडिविजुअल स्तर पर तो ठीक है आप सेविंग करते हो, लेकिन अब हर व्यक्ति सेव करने लगेगा, डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर आ जाएगा। तो ये मैक्रो लेवल पर कंसेप्ट ठीक नहीं है, पूरे वर्ल्ड स्तर पर ये कंसेप्ट ठीक नहीं होगा। इस तरीके के मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स देखने को मिलता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें वहाँ पर जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो कोर बन जाता है, एक मूल बन जाता है, एक सिद्धांत बन जाता है, ज़रूरी बन जाता है। तो इन शॉर्ट कहे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सहायता करती है अंडरस्टैंड समझने में, फंक्शनिंग पूरी इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम को फ्रेम, जो इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी को फ्रेम करने में, निर्माण करने में और अचीव करने में, ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर को, तो ये सब अचीव करने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप थैंक्स